नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। रमजान के महीने का आखिरी दौर चल रहा है। एक दो दिनों में ईद मनाई जाएगी, लेकिन इस दौरान इफ्तार पार्टियों का दौर भी लगातार चलता रहा और इस वर्ष बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जितनी इफ्तार पार्टियों में शिरकत की होगी उतनी पहले शायद नहीं की थी। हालांकि इफ्तार पार्टी को सियासत से दूर रखा जाता है, पर कहीं ना कहीं सियासत हो ही जाती है। अब पिछले साल के इफ्तार पार्टी का वो दौर आप याद कीजिए कि किस प्रकार से आरजेडी और जेडीयू में नज़दीकियां बढ़ी थी पिछले साल के इफ्तार पार्टी के दौरान, और बाद में वो महागठबंधन के सरकार में तब्दील हो गई। तो सियासत भी कहीं ना कहीं होती है, पर चूंकि हम चर्चा रमजान के महीने का कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बार इफ्तार पार्टियां काफ़ी हुई और इसकी वजह यह है कि अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है। यूं तो लोकसभा का चुनाव पूरे देश में है, लेकिन बिहार में उसके अगले साल यानी कि 2025 में विधानसभा का भी चुनाव है। इसलिए बिहार में गोलबंदी लामबंदी बेहद जरूरी है और उसी का विश्लेषण करने के लिए आज हम यहां पर उपस्थित हुए हैं। देखिए, 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी ने चुनाव लड़ा था, उनके नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव लड़ा था और जीती थी। उस समय का दौर और 2024 का ये दौर, जबकि कई चुनाव लड़ चुके हैं नरेंद्र मोदी, तीसरी दफा चुनाव लड़ेंगे वो, उनके नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ेगी। 2014 का हम जिक्र करते हैं और खासतौर पर यह समझाने के लिए बिहार एक मॉडल के रूप में कि देखिए, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव में क्या फर्क होता है। इसके लिए हमने दो मॉडल उठाए हैं, 2014 का लोकसभा चुनाव और 2015 का विधानसभा चुनाव। 2014 में बिहार में जो एनडीए में पार्टियां शामिल थी उसमें जेडीयू शामिल नहीं था। जेडीयू ने अपना अलग अस्तित्व बनाकर रखा था, वो अलग चुनाव लड़ी थी जेडीयू। आरजेडी, कांग्रेस, एनसीपी, ये पार्टियां एक साथ थी। तो उसका जो रिजल्ट आया, हालांकि 40 में से 32 सीटें एनडीए ने जीती, जिसमें बीजेपी, आरएलएसपी, एलजेपी जैसी पार्टियां थी। उनको जो वोट मिला, उनके वोट का प्रतिशत 38.80 था। और जो उनके विपक्ष में जो पार्टियां थी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, एनसीपी, इन सब के वोट को मिला लिया जाए, हालांकि जेडीयू उसमें शामिल नहीं थी, अलग चुनाव लड़ रही थी, तो 44.50%, यानी कि लगभग 7% वोट ज्यादा मिले थे एनडीए के विरोधियों को। और सीट कितनी मिली थी? सिर्फ 8। तो कहने का मतलब यह है कि यही पार्टियां इस बार 2024 के चुनाव में एक साथ हैं। जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट जो लेफ्ट पार्टियां हैं, जीतन राम मांझी, 7 पार्टियों का यह दल है। तो इनके वोट बैंक को देखा जाए तो लगभग 45%, 14 के हिसाब से। चूंकि 19 का हम इसलिए उदाहरण नहीं ले सकते क्योंकि जेडीयू और बीजेपी साथ में थे। 14 का इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जेडीयू भी अलग चुनाव लड़ी थी, आरजेडी भी अलग, और आरजेडी कांग्रेस तो खैर एक साथ थे ही। तो कहने का मतलब कि 45% उनके पास वोट बैंक है। और यही जो है सबसे बड़ा एक हम कह सकते हैं कि मजबूत एक जमीनी हकीकत है महागठबंधन के लिए। एक बात और गौर करने की है, भले ही 32 सीटें जीती थी एनडीए ने 2014 में, लेकिन केवल 12 ही ऐसी सीटें थी जिन सीटों पर
एनडीए के उम्मीदवार अगर इन जो विपक्ष में थे जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, एनसीपी के उम्मीदवारों के वोट को जोड़ दिया जाए, मतलब जो भी विपक्ष में हैं उनसे भी ज़्यादा वोट एनडीए के उम्मीदवार को आया था, यानी कि बीजेपी को आया था। और आपको आश्चर्य होगा कि ये सभी के सभी सीट जो हैं वो उत्तर बिहार की हैं, जैसे वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, हाजीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, ये तो खैर दक्षिण बिहार आ गया, आरा, काराकाट, ये मतलब अधिकतर सीटें उत्तर बिहार की हैं, कुल 12 सीटों में। बाकी 28 सीटों पर अगर इनके वोट बैंक को जोड़ दिया जाए, 2014 के लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, तो 28 सीटों पर लीड कर रहे थे ये विपक्षी दल, मतलब महागठबंधन के, जो बीजेपी के विरोधी है, जो एनडीए के विरोधी है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि काफ़ी इस बार का जो मुकाबला होगा काफ़ी दिलचस्प होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अब वही चीज़ आप देख लीजिए, 2014 के चुनाव में जो परिणाम आए उसमें 38.80% एनडीए को वोट आया और जेडीयू को 15.80, आरजेडी को 20.10, कांग्रेस को 8.40 और एनसीपी को 1.20। कुल होता है 44.50, यानी कि 45%, जो मैंने आपको बताया। यही जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो विधानसभा के चुनाव में सिचुएशन बदल गया, उसमें आरजेडी और जेडीयू साथ आ गए, साथ में कांग्रेस भी थी, तो उनको जो है 41.19% वोट आया महागठबंधन को, और एनडीए को आया 34% के लगभग। तो देखिए 45% से भी वोट घटा, यहां पर 41% आया। और बीजेपी का वोट तो घटा ही, क्योंकि उस चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में महागठबंधन की जीत हुई थी, 38% से 34% पे आ गया। यहां जो महागठबंधन का जो वोट है विधानसभा में, ये घटने के पीछे की वजह यह है कि इन सभी उम्मीदवारों की संख्या को अगर जोड़ा जाए तो 40 सीटों पर लोकसभा का चुनाव होता है, लेकिन चूंकि जेडीयू ने 39 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, आरजेडी, कांग्रेस ने 40 सीटों पर किए थे, तो 80-90 सीटों उम्मीदवारों का ये पूरा गणित है कि 44.50% वोट उनको मिला। तो कहने का मतलब यह है कि लोकसभा के चुनाव की प्रवृत्ति और स्वभाव में और विधानसभा के चुनाव में, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। इस बार ये कहा जा रहा है कि क्योंकि 7 दल एक साथ हैं, आरजेडी और जेडीयू जैसी मजबूत पार्टियां एक साथ खड़ी हुई हैं, तो निश्चित तौर पर इस बार बीजेपी को झटका लगेगा। लेकिन बीजेपी को ये लगता है कि यूपी में 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, यानी अखिलेश यादव और मायावती दोनों एक साथ थे, तो क्या हुआ, 65 सीटें जीती थी बीजेपी ने 80 में से। और एक और उदाहरण बीजेपी को लगता है ऐसा कि दोनों चुनाव के स्वभाव में अंतर होता है, तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है उड़ीसा। उड़ीसा में इसलिए इसको हम मापदंड रख सकते हैं क्योंकि वहां लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होता है, पर रिजल्ट क्या आता है, लोकसभा में बीजेपी को अधिक सीटें आती हैं और विधानसभा में नवीन पटनायक को लोग वोट देते हैं। तो ये गणित है। अब देखिए, इसको लेकर दोनों पार्टियां अपने तरफ से दावे कर रही हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को भी 10 साल हो जाएंगे सरकार चलाते हुए, तो जनता उनका भी आकलन करेगी। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित होते हैं कि नहीं, हालांकि विपक्षी दलों को तो एकजुट करने में वो लगे हुए हैं, तो ये भी देखना होगा, इसका भी असर बिहार की जनता पर पड़ेगा। तो काफ़ी दिलचस्प चुनाव होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।